चलो सर, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर इंस्टीट्यूट आजकल शर्मा शर्मी में इससे क्वेश्चन पूछना छोड़ दिए। इंस्टीट्यूट को लग रहा है ये चैप्टर रखे ही क्यों है, पूछ ही क्यों रहे हैं इससे क्वेश्चन। तो इंस्टीट्यूट आजकल क्या कर रही है, बड़े क्वेश्चन का इसका एक पार्ट बना देती है। एक ट्रांजेक्शन इस चैप्टर से हो जाता है, एक ट्रांजेक्शन, बट अलग से इससे आजकल क्वेश्चन नहीं पूछ रही, पहले पूछती थी। और मेरे को लगता भी नहीं अब इससे एक अलग से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास सर प्लेस ऑफ सप्लाई अच्छे अच्छे चैप्टर्स आ गए, तो मेरे को कम ही चांसेस लगते हैं कि इस चैप्टर से अलग से क्वेश्चन बने। बट ये चैप्टर एज सच इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बड़े क्वेश्चन का पार्ट होता है टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों पढ़ते हैं अपन ये? थैंक यू, सप्लाई का टाइम पता करने के लिए। और कोई आगे पीछे करके वर्ड्स बताना है तो नालायको। सर इसलिए पता करते हैं ताकि हमें ये पता चले हमारी जीएसटी की लायबिलिटी किस मंथ में फॉल कर रही है। सर हमें उससे डिसाइड करना पड़ता है जीएसटी किस मंथ पे करना है। चलो सर, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सेक्शन 31 पिक्चर में आता है, और सेक्शन 31 बोलता है सर मैं टाइम बताता हूँ इनवॉइस इशू करने की। इनवॉइस इशू करने की टाइम पीरियड क्या है सर? पहले ये चेक करो सर कि क्या गुड्स मूवेबल है कि नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रिमूव हो सकता है कि सर। अगर गुड्स रिमूवेबल है तो सरकार बोलती है ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल, और अगर गुड्स रिमूवेबल नहीं है सर, गुड्स अगर मूव नहीं हो सकते, तो उस केस में सरकार बोलती है जिस दिन वो गुड्स अवेलेबल करवाया जाएगा रेसिपिएंट को, या जिस दिन रेसिपिएंट उस गुड्स की डिलीवरी लेता है, तब मान लिया जाता है सर टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का है इनवॉइस इशू करने का। किस केस में? गुड्स के केस में इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड। इससे लेट आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, इससे पहले कर सकते हो, ऑन और बिफोर। ठीक। अगर सर कोई आदमी कंटिन्यूस सप्लाई कर रहा है गुड्स का, तो सरकार बोलती है भाई जब भी सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होगा या सक्सेसिव पेमेंट होंगे, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना है या उस दिन तक इनवॉइस इशू करना है, उससे लेट नहीं कर सकते आप इनवॉइस इशू करने में। और अगर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है तो सरकार बोलती है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। मतलब 6 महीने से ज्यादा तो आप ले ही नहीं सकते सर इनवॉइस इशू करने के लिए। 6 महीने के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। तो जब आप टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकालो तो पहले सेक्शन 31 चेक करना कि कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, उसके बाद सेक्शन 12 पढ़ना। सेक्शन 12 सिंपल बोलता है सर जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया, और जिस दिन पेमेंट, तीनों में विचएवर इज अर्लियर। पेमेंट के लिए सर 2 डेट्स देखी जाती है सर। पेमेंट जिस दिन बुक्स में एंटर किया, जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, इस दोनों डेट में विचएवर इज अर्लियर पेमेंट की डेट बनती है सर। छोड़ो, ठीक। सर अगर स्मॉल एडवांसेस है 1000 तक, सरकार बोली उस केस में अगर कोई आपको एडवांस पेमेंट भी कर रहा है 1000 रुपए तक, तो आप डेट ऑफ इनवॉइस को ही टाइम ऑफ सप्लाई ले सकते हो। पेमेंट की डेट अगर पहले भी आ रही है तो भी आप इनवॉइस की डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई ले सकते हो। फिर सरकार ने बोला सर गुड्स के केस में ये याद रखना, अगर कोई पर्सन एडवांस में पेमेंट करता है तो एडवांस पेमेंट कभी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता। गुड्स के केस में सरकार ने बोला इनवॉइस जिस दिन वो इशू किया, जिस दिन इनवॉइस उसको इशू कर देना चाहिए था एज पर सेक्शन 31, दोनों डेट में विचएवर इज अर्लियर ही हो सकती है डेट टाइम ऑफ सप्लाई की इन केस ऑफ गुड्स। फिर बात आती है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज बहुत सिंपल है। सरकार ने बोला सर पहले तो किस दिन गुड्स रिसीव हुआ, किस दिन पेमेंट किया, और तीसरा होता है सर 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 61st डे को, सॉरी 30 सर्विसेज के केस में 60, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 31st डे को क्या मान लिया जाता है सर? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज हो गया। एग्जाम में इंस्टीट्यूट इससे क्वेश्चन पूछ रही है। ये बड़े क्वेश्चन में इस पार्ट को कनेक्ट करके चेक करती है कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है कि इस ट्रांजैक्शन की लायबिलिटी इस मंथ में नहीं है, अगले मंथ में। बहुत प्यारे क्वेश्चन पूछ रही है इंस्टीट्यूट, अलग से नहीं पूछ रही है बट बड़े क्वेश्चन का पार्ट बना के पूछ रही है। तो प्रोविजन याद होगा तब तो ध्यान आएगा। और ज्यादातर इसमें 2 ही आ रहे हैं, एक एडवोकेट वाला पूछती है सरकार इंस्टीट्यूट, और दूसरा सरकार ये वाला रहता है सबसे ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। ये 2 को ही सबसे ज्यादा रिवर्स चार्ज में इंस्टीट्यूट चेक कर रही है सर कि कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है कि उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब है। तो अच्छे से देख के जाना।
तीनों में whichever is earlier। अगर सर टाइम ऑफ सप्लाई ऊपर के बेसिस में डिसाइड नहीं हो सकता तो सरकार बोलती है डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, जिस दिन रेसिपिएंट के बुक्स में एंट्री होगी उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर सरकार बोलती है अगर वाउचर का केस है तो ये तो डैम इजी है सर, अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो जिस दिन वाउचर इशू किया उस दिन ही टाइम ऑफ सप्लाई है। सर वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है सर, पता नहीं कहीं भी यूज कर सकते हैं वाउचर को, तो सरकार बोलती है जिस दिन आप वाउचर रिडीम करोगे। रेसिडियल केसेस वो है सर जहां पर सरकार बोलती है ऊपर तीनों में नहीं आए, फॉरवर्ड रिवर्स वाउचर तीनों में नहीं आए, तो सरकार बोलती है उस केस में रेसिडियल में आओगे। और रेसिडियल बोलता है सर अगर आप पीरियोडिक रिटर्न फाइल करते हो तो जिस दिन आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है वही टाइम ऑफ सप्लाई है, और अगर आप रिटर्न ही फाइल नहीं करते हो तो सरकार बोलती है जिस दिन आप टैक्स पे करोगे वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। पर मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, ये सब चीजों के केस में टाइम ऑफ सप्लाई वो होगा सर जिस दिन ये अमाउंट रिसीव होगा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिस दिन ये अमाउंट रिसीव होगा उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा। जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल टाइम ऑफ सप्लाई सेम डेट में हो। लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये जिस दिन पेमेंट होगा उसी दिन इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, ध्यान रखना। सर्विसेज के केस में रूल 47 बीच में आता है, और रूल 47 बोलता है भाई पहले तो टाइम लिमिट बताओ इनवॉइस इशू करने की, जो कि सरकार ने बोला भाई 30 डेज है, 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए सर। सर्विसेज प्रोवाइड करने के 30 डेज के अंदर आप इनवॉइस इशू कर दो। अगर आप इंश्योरर हो, बैंकर हो, तो हम आपके लिए 45 डेज की कहानी कर देते हैं सर। और अगर आप इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो बिटवीन इंश्योरर, बैंक, टेलीकॉम या नोटिफाइड सप्लायर, तो सरकार बोली डेट ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा, जिस दिन उन लोग बुक्स में एंट्री करेंगे, क्योंकि ये दो बैंकों के बीच की बात है, कस्टमर इसमें बीच में आता ही नहीं है। तो सरकार बोली नॉर्मली आपको क्या करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है कि। तो लाइट गोल होने के पहले हम कहा था कि इनवॉइस हमें 30 डेज के अंदर इशू करना रहता है सर। 30 डेज के अंदर अगर हम इनवॉइस इशू कर देंगे तो सरकार बोलती है उस केस में आप अच्छे पर्सन हो, ठीक है। कहानी अभी अपन देखेंगे सर्विसेज के केस में कि टाइम ऑफ सप्लाई में क्या फर्क पड़ता है अगर हम 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करते हैं और नहीं करते, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, मेरे को लगता है भूल सकता है स्टूडेंट इसको, कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर कोई भी सर्विसेज 3 मंथ से ज्यादा हो रही है तो उसको कंटिन्यूअस सप्लाई बोला जाता है। और कंटिन्यूअस सप्लाई सरकार बोलती है सर पहले तो ये बताओ क्या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसेटेनेबल है। मैं बोला हाँ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है, तो सरकार बोली ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। अगर आपकी सर पेमेंट की डेट पता नहीं है तो सरकार बोलती है सर जिस दिन सप्लायर रिसीव करता है पेमेंट उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। और जहां पर पेमेंट सर एक कंप्लीशन ऑफ इवेंट को लिंक्ड है सर, मतलब 25% कंप्लीट होगा तभी पेमेंट मिलेगा, तो जब वो 25% कंप्लीट होगा सर उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था सर सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों था। फॉरवर्ड चार्ज में सर हम बात ये करते थे कि अगर आपने इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू किया है तो सरकार बोलती है आप अच्छे लोग। अगर आप इनवॉइस 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर देते हो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो सरकार बोलती है इनवॉइस और पेमेंट दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर, सिंपल। पर अगर आपने 30 डेज से ज्यादा लिया इनवॉइस इशू करने में तो सरकार बोलती है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। सर्विसेज में मैंने जिंदगी में आज तक कभी ये नहीं बोला कि एडवांस पेमेंट पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता। सर्विसेज के केस में एडवांस पेमेंट में भी टाइम ऑफ सप्लाई हो सकता है, वो गुड्स में नहीं होता, सर्विसेज में तो हो सकता है, ये ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में इंसान सर्विस को भी छोड़ देता है। बाकी ये कहानी तो सेम है, स्मॉल एडवांसेस वाली कहानी सेम है। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज की कहानी में क्या था सर, वहां 30 डेज था तो यहाँ कितना हो गया 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ इशू और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। बट एक बात ध्यान रखना, पता है मैं बता रहा हूँ एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, जब रिवर्स चार्ज की बात हो तो यहाँ डेबिट होता है सर, ठीक है, और जब नॉर्मल होता है ना तो वो क्रेडिट होता है सर। फॉरवर्ड चार्ज में क्रेडिट और रिवर्स चार्ज में डेबिट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको गलती होने के छोटे से चांसेस है, स्कोप है, ऐसा नहीं है कोई गलती कर ही देगा, ये बहुत सिंपल सी चीज है, बट वो आपको एग्जाम में घुमा सकता है डेबिट और क्रेडिट के केस में, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात, छोटी बात।
तो सर डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे दोनों में विचएवर इज अर्लियर, सर रिवर्स चार्ज की टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी सर। अगर आप ऊपर के बेसिस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं डिटरमाइन कर सकते तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ये हमने पहले भी सीखा था सर, एक कंपनी जहां पर दूसरी कंपनी में 26% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग रखती है तो उस केस में वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की बात हो जाती है। और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के केस में ये वाली पॉइंट बहुत अच्छा लगा मेरे, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में जानबूझ के देगा सर, रिसिपिएंट के बदले सप्लायर की डेट दे देगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की, सप्लायर की नहीं लेना है, रिसिपिएंट की लेना है। डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर। याद रखना रिसिपिएंट ही देखते हैं अपन, सप्लायर मत ले लेना। आई बात समझ? बाकी रेसिडियल केसेस और वाउचर वाला केस सर्विसेज में भी सेम होता है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर, हाँ जी 26% एसोसिएटेड में, ठीक है। देखो, determine the time of supplies in the above scenario for the purpose of payment of tax। एक आदत हमेशा डालो, कभी भी क्वेश्चन में नीचे पहले पढ़ना चाहिए वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद ऊपर क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं सर। A machine has to be supplied at a site. It is done by sourcing various components from vendors and assembling the machine at site. The detail of the events are 17 सितंबर को परचेज ऑर्डर दिया गया और 50,000 एडवांस दिया गया। सर ये एडवांस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? पेमेंट की डेट तो नहीं होगी, सरकार ने बोला जिस दिन इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था और जिस दिन इनवॉइस इशू किया दोनों में विचएवर इज अर्लियर। 20th October the machine is assembled, tested at the site and accepted by the buyer। 23rd को ये इनवॉइस इशू किया, 4th नवंबर को बैलेंस पेमेंट मिला है, तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? बताओ बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ और जिस दिन पेमेंट, मतलब जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो सर इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था? 20 अक्टूबर। सर हुआ कब? 23rd। पेमेंट कब मिली सर? एक बार 17 सितंबर, एक बार 4th नवंबर। सर जो 17 सितंबर वाला केस है उसमें तो 20 या 23 दोनों में विचएवर इज अर्लियर, और सर जहां पर 4th नवंबर वाला केस है वहां पर तीनों में विचएवर इज अर्लियर। तो आएगा तो दोनों केस में क्या? 20 अक्टूबर, जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था क्योंकि गुड्स मूव हो सकता है सर। आई बात समझ? अगला देखो, गैस इज सप्लाइड बाय पाइपलाइन टू द रेसिपिएंट, द सप्लाई हैज टू बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मंथली पेमेंट आर टू बी मेड बाय द रेसिपिएंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। द डिटेल ऑफ द पेमेंट्स आर 5th जुलाई, 5th अगस्त, 5th सितंबर। पेमेंट 2-2 लाख रुपए मेड इन ईच मंथ। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर यहाँ इनवॉइस की डेट अलग से दी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, जिस दिन ये पेमेंट कर रहा है वही डेट को हम मान लेंगे कि इनवॉइस भी इशू हुआ होगा, तो फिर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 5th जुलाई, 5th अगस्त, 5th सितंबर, क्योंकि इस केस में इनवॉइस की डेट नहीं दी है। ये रहा, determine the time of supply from the given information। May 4 supplier invoices goods taxable on reverse charge basis to Bridge and Company। रिवर्स चार्ज है तो हमने क्या बोला था, जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ है 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो गुड्स रिसीव की डेट तो 12 मई है, पेमेंट की डेट 30 मई है, और 30 डेज कब खत्म हो रहा है सर? ऑन June 3rd। तो 3rd जून को ये 30 डेज खत्म हो रहा है, तो 31st डे कौन सा हो जाएगा? 4th जून। एग्जाम में लिख के आना ऐसे, 4th जून, 12th में, 30th में, तीनों में विचएवर इज अर्लियर, ठीक है, लिख के आना। आंसर निकालना आसान होता है बट लिखना नहीं होता, प्रोविजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन।
May 4 supplier invoices good taxable on reverse charge basis. तो इसका 30 डेज कब खत्म हो रहा है? 3 जून। तो 4 जून को 31 डे, जून 12 को सर ये गुड्स रिसीव हो रहे हैं और जुलाई 3 को सर गुड्स का पेमेंट हो रहा है। तो 4 जून, जून 12 और जुलाई 3 तीनों में विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या होगा? 4 जून। लिख के करना, एग्जाम में लिख के करना, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे सर, बहुत मार्क्स कटते हैं। वैसे आपको एक मस्त वाली बात बताऊं, कभी अगर आपको लगे कि अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है ना, तो ये जो इंस्टीट्यूट में आके ये वाले क्वेश्चंस होते हैं करना, एमसीक्यूज वाले, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं ये, करना इनको। आप करोगे तो पता चलेगा हम बहुत कुछ कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी करना। ये रहा, देखो, determine the time of supply from the following particulars. 6th May, booking of conventional hall, sum agreed 15,000, advance of 3,000 received. 15 सितंबर को फंक्शन हुआ, 27 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हुआ और 3 नवंबर को पेमेंट मिला। तो क्या ये सर्विस की कहानी है कि गुड्स? सर्विस। सर कन्वेंशनल हॉल बुक किया ना, तो सर्विस ही होगा, हॉल खरीद तो दिख रहा है सर, तो सर्विस की कहानी। सर्विस के केस में सिंपल सी बात है सर, क्या इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हुआ है कि नहीं, पहले ये चेक कर लो। बताओ भाई, इनवॉइस क्या 30 डेज के अंदर इशू हुआ है? नहीं। तो फिर क्या कहानी थी? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। तो सर पहला जो 3000 था उसके लिए 6 मई, और बचा जो 12,000 था उसके लिए 15 सितंबर और 3 नवंबर, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। समझ आया? अगला देखो, investigation shows that ABC and a company carried out service of cleaning and repairing of tanks in an apartment complex, for which the apartment owner association showed a payment in cash on 4th April to them against the work of this description. The date of the work was not clear from the records of the ABC and company. ABC company did not issue invoice or the payment or entered the payment in the books of accounts. तो बताओ भाई, इस केस में क्या करें सर? जहां पर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो ही नहीं सकती, तो फिर हम क्या करते थे? जो रिसिपिएंट जिस दिन पैसा रिसीव कर रहा है वो जो डेट है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 अप्रैल, इसी दिन तो ये रिसीव कर रहा है सर। अगला, determine the time of supply from the given information assuming that being supplied taxable under reverse charge. रिवर्स चार्ज में हमने क्या देखा था सर? पेमेंट की डेट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। सर्विसेज का केस है, तो सर इसने इनवॉइस इशू किया 4 मई को, 4 मई से 61st डे कब आएगा? मई का 27 दिन, मई का 27, जून का 30, 57, जुलाई का 3 दिन, वो 60 डेज हो जाएगा। 4 जुलाई और 21 अगस्त दोनों में विच एवर इज अर्लियर, तो 4 जुलाई। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। May 4, a German company issues email informing its associated enterprises ABC of the cost of technical services provided to it, which was recorded in the books in ABC Limited books on May 1. 1 May को रिकॉर्ड हुआ है। July 2, ABC transferred the amount to the books of the German company. तो हमने क्या बोला था एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में? डेट ऑफ एंट्री किसके बुक्स में? रेसिपिएंट के बुक्स में, और पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। तो सर एंट्री कब हुई है? 1 मई को एंट्री हुई है और पेमेंट 2 जुलाई को हुआ है, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। ये तो शुरू के थ्योरी क्वेश्चन से होमवर्क होते हैं। देखो
डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज गुड्स का केस है, तो हम क्या करेंगे सर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट, और सर क्या करते हैं, इनवॉइस से 31st डे लेते हैं सर। ठीक है, तो चलो आप मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई बताते जाओ। पहले केस में क्या आएगा, आप लोग बताएंगे सर। थर्टी फर्स्ट डे ऐड कर करके बताओ मेरे को, 31st डे, यहां से 31st डे ले लेना। पहला 30 जुलाई बोल रहे हो, टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। 30 डे का क्या करूंगा मैं, मुझे तो टाइम ऑफ 1 जुलाई। दूसरा वाला तीसरा फिर 1 जुलाई। पार्ट पेमेंट है ना, दो अलग अलग डेट्स है, एक 30 एक 20 अलग अलग है। ठीक, अगला ये दोनों डेट में विचएवर इज अर्लियर होता है, तो 28 लेंगे। 28 जून ही है। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों में विचएवर इज अर्लियर 26। पक्का सर, याद रखना गुड्स के केस में एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता है, अगर पेमेंट की डेट पहले आ जाए तो। याद है ना, ये तो पहले से याद है ना। तो डेट क्या बोल लिख रहे हो, 26। नेक्स्ट आप लोग बताएंगे सर। हाँ 30। एक बार चेक करते हैं। 28 26 30। ठीक है, नेक्स्ट डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज सर्विस है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है सर, 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। तो 61st डे और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। बताओ, आप ही लोग बताओगे सर, मेरे को तो आता है, आप लोग बताओ। आप बताओ, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ बहन, 10 अक्टूबर बोल रही है। अच्छा 10 अगस्त बोल रही है। ठीक, नेक्स्ट 1 अगस्त। नेक्स्ट पहले का कितना बोले, 30 जून पहला, क्योंकि दो पेमेंट्स है। नेक्स्ट है जुलाई 31 का है मैडम, जून का एक दिन। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा इसमें तो दो डेट्स है, हाँ ये दोनों में विच एवर इज अर्लियर 28 ही होगा, तो उसके बाद आंसर 28। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, देखो कबीरा इंडस्ट्री एंगेज इन द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर अ गुड फॉर अ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को अचानक से याद आया, एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, तो इट वाज वेरी नाइस।
सर एक पर्सन है मान लो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, मान लो वर्धमान सर अपना गुड्स अपना लैपटॉप किसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं यहां से भिलाई, क्या ये रिवर्स चार्ज में या ये एग्जेम्प्ट है, ये फॉरवर्ड चार्ज में? बताओ। तो अचानक से याद है, एक अच्छा डाउट था यार स्टूडेंट का, मैं बोला इतना जेन्युइनली तो कोई सोचा भी नहीं होगा। बोला सर मान लो अगर मेरा गुड्स है, मैंने अपना गुड्स कहीं ट्रांसपोर्ट करवाया सर, तो सर मेरा गुड्स मान लो रायपुर से दुर्ग गया, लैपटॉप ही मेरा रायपुर से दुर्ग गया, तो फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, एग्जेम्प्ट क्या है? बताओ जी। बताओ बताओ, इसको क्या हो गया यार? अरे बोलो। गुड्स ट्रांसपोर्ट का पर्पस में क्या है, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है मेरे को, यहां से मैं अपना लैपटॉप दुर्ग में छोड़वा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, एग्जेम्प्ट। बताओ सर, फॉरवर्ड, रिवर्स, एग्जेम्प्ट। क्यों एग्जेम्प्ट? क्यों? नहीं 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 नहीं, वो सब बात ही नहीं है, मेरा लैपटॉप बाहर जा रहा है मैडम, मैं लैपटॉप को ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूँ, रिपेयर वगैरह मेरे को उस गाड़ी से कोई मतलब नहीं है, मेरा लैपटॉप जा रहा है। मेरा क्वेश्चन है, ये जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, फॉरवर्ड, रिवर्स की एग्जेम्प्ट? क्यों? क्यों नहीं लगेगा? ट्रांसपोर्ट पे है जीएसटी, फॉरवर्ड पढ़े, रिवर्स पढ़े, सब तो पढ़े। हाँ, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। इसमें ना मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो थोड़ा बहुत पकड़ भी ली पॉइंट, होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में ये आपसे घुमाएगा, और बहुत प्यारा पॉइंट है। जब वो स्टूडेंट पूछा तो मैं भी एक सेकंड सोचा यार क्या बोल रही है, फिर वो स्टूडेंट बोला सर मैंने ट्रांसपोर्ट बोला था, मैंने जीटीए नहीं बोला था सर। जब मैं जीटीए बोला ही नहीं तो आप फॉरवर्ड और रिवर्स की बात ही कैसे कर सकते हो? तो जीटीए के अलावा बाकी पूरे दुनिया के ट्रांसपोर्टर एग्जेम्प्ट है, जीटीए वाला तो फॉरवर्ड और रिवर्स में। बहुत प्यारा पॉइंट है, एग्जाम में आएगा ना, लिटरली बता रहा हूँ, हड़बड़ में फॉरवर्ड और रिवर्स डाल के आ जाओगे आप लोग। जानबूझ के कोई नहीं करता, बट अनजाने में हो जाता है। अभी ये पढ़ा तो मेरे को ट्रांसपोर्ट से याद आया, तो मैं आपको बता दिया, अच्छा पॉइंट था। तो सर याद रखना, वो जीटीए है तो फॉरवर्ड रिवर्स की बात है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट है। कबीरा इंडस्ट्री लिमिटेड engage the service of transport for road transport of a consignment of 17 on 17 June and made an advance payment for the transport on the same date on 17 June. However, the consignment could not be sent immediately on the account of strike in the factory and instead was sent on 20th July. Invoice issue हुआ 22 जुलाई को। बताओ भाई टाइम ऑफ सप्लाई, बोलो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है सर। बोलो। बोलो बोलो। रिवर्स चार्ट बेसिस में। ठीक, एक बात ध्यान रखना, कभी भी याद रखना कि सर फॉरवर्ड और रिवर्स ना खुद से कभी मत सोचना। चलो ये तो क्वेश्चन आधा अधूरा है, लिटरली आधा अधूरा है, क्योंकि एक तो ये जीटीए नहीं बताया, ठीक,
दूसरा ये नहीं बताया कि जीटीए वाला 5% ले रहा है कि 12% ले रहा है, और 5% ले रहा है तो फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, इसमें कुछ बताया नहीं है। एग्जाम में जब होगा तो वो सब कुछ बताएगा। सामने वाले का भी ध्यान रखना कि कौन है। चलो यहाँ तो जो कबीरा इंडस्ट्री लिमिटेड है, यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि कबीरा इंडस्ट्री लिमिटेड रजिस्टर्ड है जीएसटी में। थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन। चलो ये तो आप लोग रिवर्स चार्ज के बेसिस में कर दो, ठीक है फाइन, रिवर्स चार्ज के बेसिस में आंसर आ जाए, पर एग्जाम में वो कोई भी पॉइंट पे कहीं से भी घुमा सकता है, तो आपका दिमाग हर तरफ चौकन्ना होना चाहिए। सामने वाला जिसको सर्विसेज दी जा रही है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, जो सर्विसेज दे रहा है क्या वो जीटीए है कि नहीं, जीटीए है तो 5 है कि 12 है, 5 है तो फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, पूरी चीज ध्यान देना, कभी हड़बड़ा के आंसर नहीं करना। ये तो चलो इसका तो आप कर भी लोगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स द ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट ऑन 5th July फॉर कैरिंग आउट an architectural design job. It delivered the design on 23rd April. By oversight, no invoice is issued at that time, and it is issued much after the expiry of the prescribed period for the issue of invoice. तो invoice issue करने का time period कितना है हमारे पास? क्योंकि आपको टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस बताना है, तो इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड क्या है? इनवॉइस हमें कितने दिन में इशू करना होता है? क्या सोच रहे हो, 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना होता है? ये तो इनवॉइस टाइम पे इशू किया ही नहीं सर। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। आई बात समझ? थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। अगला, इन्वेस्टिगेशन शोज दैट 150 कार्टून ऑफ सेरेमिक कैपेसिटर्स वर डिस्पैच्ड ऑन 2 August बट नो इनवॉइस वर रेज्ड एंड द ट्रांजैक्शन डिस्पैच ऑफ कार्टून्स आर नॉट एंटर्ड इन द बुक्स। देयर वाज नो एविडेंस ऑफ द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो क्या करे सर? जिस दिन इन डिस्पैच हुआ है, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ है, उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। वही डेट को अपन क्या मान लेंगे सर? टाइम ऑफ सप्लाई। अगला देखो, an order is placed on Ram and Company on 18 August for the supply of consignment of a customized shoes. Ram and Company get the consignment ready and informs the customer and issue the invoice on 2nd December. अच्छा, the customer collect the consignment from the premises of the Ram and Company on 7th December and they electronically transfer the payment on the same date, which is entered into the accounts on next day. पेमेंट उसी दिन हो गया, एंटर बाद में हुआ है, तो दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट की डेट तो हमें 7 दिसंबर पता चल गई। बाकी आप बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 7 की सेकेंड दिसंबर, जिस दिन इनवॉइस इशू किया उस दिन। अच्छा, ये ऑर्डर प्लेस वाली डेट से हमें कुछ नहीं करना है? क्यों, इसमें क्या दिक्कत है ऑर्डर प्लेस वाले में? सर ऑर्डर प्लेस की डेट से हमें कोई मतलब नहीं होता। ऑर्डर प्लेस की डेट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अगला देखो, मील कूपन्स आर सोल्ड टू अ कंपनी ऑन 9th August फॉर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉई ऑफ द सेड कंपनी। द कूपन्स आर वैलिड फॉर 6 months एंड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द परचेज ऑफ फूड आइटम। द एम्प्लॉय यूज देम इन वेरियस स्टोर्स for the purchase of various edible items on different dates throughout the 6 months. What is the date of supply of the coupon? किस दिन डेट मानी जाएगी सर? वेरी गुड, जिस दिन इन वो क्या किया हमने, कूपन को रिडीम किया। क्यों मैम? क्योंकि हाँ, और क्योंकि ये बोल रहा है ना डिफरेंट स्टोर्स में यूज हो रहा है, तो हमें कैसे पता सर कहां पर क्या है? स्पेसिफिक कूपन तो है नहीं सर, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, अ फॉर्म ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट देखो ना तो आंख बंद करके रिवर्स चार्ज सोचना सर। Issue invoice for the services to ABC Limited on 17th Feb. The payment is contested by the ABC Limited on the ground that on account of the negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearance, which necessitated further appearance for which the firm is billing the company. The disputed drags on and finally payment is made on 3rd November. What is the time of supply of service, legal service? क्या बोले थे हमने, बताओ भाई? 61st डे और पेमेंट की डेट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस तो आपको 17 फेब दिया हुआ है,
17 फेब से आपको 61st डे निकालना पड़ेगा, क्या आएगा? अप्रैल 19, तो 19 अप्रैल और 3 नवंबर दोनों में विच एवर इज अर्लियर। आया समझ? अगला देखो, modern security company provides service of testing of electronic device. In one case it tested a batch of devices on 4th and 5th September but could not raise the invoice till 19 November because of some dispute about the contention of the devices on return. The payment was made in December. What is the method to fix the time of supply of services? क्या होगा सर? बैच टेस्ट किया 4th और 5th सितंबर को, तो इनवॉइस कितने दिन के अंदर इशू कर देना चाहिए था? 30 डेज। सर इनवॉइस तो 30 डेज के अंदर इशू ही नहीं हुआ सर, तो क्या करे सर? इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। पेमेंट तो दिसंबर में सर, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 4th और 5th सितंबर है, तो हमारा 4th और 5th सितंबर टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अगला, XYZ and a company, a firm of chartered accountant, issued invoices for the services rendered on 7 September. तो सर्विसेज इशूड इनवॉइस की डेट 7 सितंबर है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द इंडिपेंडेंट केसेस। प्रोविजन ऑफ सर्विस 1 अगस्त है, पेमेंट 28 सितंबर है। बताओ टाइम ऑफ सप्लाई पहले केस में कितना आ रहा है, बताओ। सॉरी, 1 अगस्त। समझ आ रहा है ना सर? आप पहले ये चेक करना इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हुआ है कि नहीं। हो गया तो अच्छी बात, इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। इनवॉइस अगर 30 डेज के अंदर इशू नहीं हुआ है तो सरकार बोलती है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। बताओ नेक्स्ट। हाँ बहन, 7 सितंबर, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट 3 अक्टूबर, अच्छा 3 अगस्त, ठीक। नेक्स्ट बताओ सर, आप ही लोग बताएंगे, मुझे तो आता है। 7 सितंबर, ठीक है। Pranav Associates, a partnership firm providing recovery agent services to Neutrons Credit Limited, an NBFC and a registered supplier on 15 July. Sorry, 15 January. Invoice for the same was issued on 7th Feb and the payment was made on 18th April. Bank account of the company was debited on 20th April. तो ये तो पेमेंट की डेट में दोनों में whichever is earlier, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं होगा। इनवॉइस 7th Feb को इशू है और सर्विसेज कब दी गई है? 15 जनवरी को। तो पहले तो आप 30 डेज चेक करो, क्योंकि कहानी उसके बाद ही आगे बढ़ेगी सर। बताओ 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 बताओ। डिटरमाइन द फॉलोइंग पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, रिकवरी एजेंट के सर्विसेज है तो रिवर्स चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज है? रिवर्स चार्ज है, याद है ना सर? ठीक है, तो रिवर्स चार्ज के केस में याद है, सर्विसेज के केस में हमने क्या बोला था सर? 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस की डेट आपको पता है 7th फेब है, इससे 61st डे देख लो सर, और पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर। बताइए बताइए, क्या आ जाएगा? 9 अप्रैल।
आप लोग बोल रहे हो मेरे को नहीं पता है ना, याद रखना। मैं तो चेक भी नहीं कर रहा हूँ नीचे जाके। नहीं, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. X supplied goods for 50,000 to its customer Diana on 1st January on the condition that that the payment for the same will be made within a week. However, Diana made a payment for the said goods on 2nd Feb and thus paid an interest amounted to rupees 2,000. What is the time of supply with regard to the addition in the value by way of interest in the lieu of the delayed payment of consideration? क्या रहेगी टाइम ऑफ सप्लाई? जिस दिन पेमेंट किया, अभी तो समझाया था, इंटरेस्ट, लेट फी, पेमेंट, ये जो पेनल्टी है, ये सब की डे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? जिस दिन इनका पेमेंट होता है सर। Munch and Wunsch Trading Company, are registered supplier, is liable to pay GST under forward charge. It has furnished the following information: good supply, invoice issued, payment. बताओ भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। समझ आया? सिंपल। ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो गया, बधाई हो।